ठीक है, मैंने अभी आपको इतना समझाया था, प्रूफ करके भी बताया था, वापस उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ individual particles with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass as a particle. इस टर्म को क्या लिखा गया था याद कीजिए, सिग्मा हाफ एम आई वी आई सी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, हर पार्टिकल का की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखी और उसको ऐड कर दिया। और ये क्या लिखा हुआ था, हाफ एम आई स्क्वायर, सॉरी हाफ एम आई इंटू वी सी स्क्वायर, इसका सिग्मा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वीसी जैसे सेंटर ऑफ मास की स्पीड वो कांस्टेंट हो जाएगी तो बाहर आएगी, तो लिखा है ये हाफ मास इंटू टोटल, है ना, सिग्मा ऑफ एम आई बचेगा, वो टोटल मास है, हाफ भी बाहर आएगा और वीसी भी बाहर आएगा क्योंकि वीसी कांस्टेंट होगा, इंटू वीसी स्क्वायर। ये टर्म देखो वही लिखी हुई है, मैंने सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल माना, मैंने बॉडी के पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड माना इंटू वीसी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा ना, तो आपको न्यूमेरिकली मैं ये प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा एक 2 केजी का पार्टिकल है और एक 4 केजी का पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है। आपसे मैं जो जो पूछता चलूंगा आप एक एक करके बताते चलेंगे। पहला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए, इस तरफ प्लस मानना, इस तरफ माइनस मानना। जल्दी सब लोग सॉल्व कीजिए, मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब लोग फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल सा फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। सबको साइन के साथ रखेंगे, आंसर आएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिए अभी तक सबके सही आए हैं, प्रियांशु, सोजल, विकास, सबके आंसर सही है। बाकी लोग भी जल्दी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। गुड शैली, आपका भी सही है, जल्दी बाकी लोग, 2-4 लोग और बताओ जल्दी से। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बिगिनर्स बॉक्स 2 में खूब सारे सवाल थे इसके। जो ही साइन गलत है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जल्दी बताइए। m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू रख दीजिए ना, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू -2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबके सही है, अपॉन m1 प्लस m2 6। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है आपका, प्लस ही आएगा, मैंने इस तरफ अगर राइट साइड मैंने प्लस माना है तो ये प्लस में ही जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास राइट साइड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg
and velocity of 4 kg with respect to center of mass। ये तो रिलेटिव मोशन का सवाल है कि भाई 2 kg वाले और 4 kg वाले की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मुझे इसकी वेलोसिटी पता है और सेंटर ऑफ मास की पता है। तो ये 10 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास 2 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 2 kg वाला जा रहा होगा 8 से, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 4 kg वाला जा रहा होगा पीछे की तरफ 4 से। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज, बोलो भैया, कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो 8 से और 4 से जा रहा होगा। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 है। आप न्यूमेरिकली चेक कर सकते हो कि इधर की तरफ मोमेंटम 16, इधर की तरफ मोमेंटम -16, पी नेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सिस्टम का मोमेंटम कितना होता है? 0। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में अगर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसको दिख रहा है कि 2 kg वाला आगे की तरफ 8 से जा रहा है, 4 kg वाला पीछे की तरफ 4 से जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना उसको मैं यहां से प्रूफ करूंगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो अगर मैं जमीन के रिस्पेक्ट में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं अभी, तो लिख दो 2 kg वाले और 4 kg वाले की, तो हाफ mv²। ये तो अपन नॉर्मली लिखना जानते हैं, वैल्यूज रख दीजिए। हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², v2 is 2। इसकी वैल्यू देखें तो ये आ रहा है 100 प्लस 8, 8 ही आ रहा है ना? हाँ, तो ये 108 जूल आ रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है सिंपल दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सम करके, वो 108 आ रहा है। अपन अपने मेथड से देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड था, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 8 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म है हाफ इंटू m इंटू v² प्लस हाफ इंटू m इंटू v²। ये मैंने फर्स्ट टर्म लिखी है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास कितना है? 2 kg प्लस 4 kg, 6 kg इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2²। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, ये सॉरी, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या लिखा हुआ है? सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानते हुए, बॉडी के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे मानते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करके देखिए, सेम आ जाएगा। इट इज 64 प्लस 32 प्लस 12 आ गया सेम। तो आपको सर पहला वाला ही आसान है? अरे वो तो जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हो तो ही बताना आसान है ना। ये अपन सीख रहे हैं, देखो दोनों इक्वल आना चाहिए और आया भी। ये बात भी जो मैंने बताई थी वो भी न्यूमेरिकली मैंने सही प्रूव कर दी कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में नेट मोमेंटम 0 होता है, और जो मैंने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव किया था वो भी न्यूमेरिकली यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है। ठीक, बोलो भैया कि काइनेटिक एनर्जी टोटल इज, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखिए उसको एक पार्टिकल मानते हो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? दोनों सेम आ गया, इसका मतलब अपन ने जो प्रूव किया वो न्यूमेरिकली भी
जस्टिफाई हो गया। चलिए, अब कई बार ना एक दो पॉइंट्स याद रखेंगे। पहले मैं उसको एक तरह से प्रूफ करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे। मान लीजिए अपने पास दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है। इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। आपसे पूछते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने दोनों को एक तरफ जाता हुआ मान लिया है। और दूसरा आपसे पूछते हैं फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। दो टर्म आपसे पूछी गई है क्योंकि इससे मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करके लाने वाला। तो VCM तो निकालना बहुत ही आसान है बेटा। इसका आंसर होगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अब मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आपको ये पता चल गया कि इसका सेंटर ऑफ मास भी राइट साइड ही जा रहा होगा एक्चुअली में, सभी राइट साइड जा रहे हैं VCM स्पीड से। ठीक है, तो अब मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो मैं क्या लिखूंगा दूसरी टर्म को, तो हाफ m1 v1 की रिलेटिव वेलोसिटी, तो मतलब v1 माइनस VCM का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की रिलेटिव वेलोसिटी, तो माइनस v2 माइनस VCM। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? v1 माइनस VCM का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस VCM का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड लिखती हाफ mv स्क्वायर, वही जो पीछे किया था वही करना है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नहीं है ना? चलो अब एक काम करो, रख दो इसमें VCM की वैल्यू। मैं सीधा इसका फॉर्मूला भी लिख सकता था आपके लिए, बट मैं आपको ऐसे ही प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। हाफ m1 v1 की वैल्यू अपने को पता है, VCM रखोगे, नीचे LCM आएगा m1 प्लस m2 और एक टर्म माइनस होगी m1 v1 की, तो ये बचेगा यहाँ से m2 v1 माइनस m2 v2। आप अगर देख पा रहे हो तो एक टर्म माइनस हो जाएगी। मैं एक स्टेप खा गया हूं और ये फिर से VCM रखोगे, ये बचेगा m1 प्लस m2 और ये फिर से बचेगा m1 v2 माइनस प्लस m2 v1 और वो बचेगा m2 v2 वाली टर्म, तो वो गायब हो जाएगी, तो ये बचेगा m1 v2 माइनस m1 v1। बोलो भाई, सही है क्या? खुद से सॉल्व करके देखना, इसको VCM की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखना, दोनों जगह ये बनेगा। और आपको अगर दिख रहा हो तो दोनों जगह से कॉमन आके ये बनेगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1 स्क्वायर लिखें या v1 माइनस v2 स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है, पहले वाले से m2 कॉमन आ जाएगा, दूसरे वाले से अंदर से m1 कॉमन आ जाएगा और फिर टर्म बनेगी, एक्स्ट्रा टर्म बचेगी m1 प्लस m2 वाली और वो कैंसिल होकर ये बचेगा। सही है क्या? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल। ये मैंने एक 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये क्या आया, ध्यान से देखें कि काइनेटिक एनर्जी, ये एज अ पार्टिकल नहीं आया बेटा, ये क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया अपने पास हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 क्या है, v रिलेटिव, v रिलेटिव का स्क्वायर। इसको कई बार बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो कई जगहों पे काम आती है, रिड्यूस्ड मास।
सो इट इज अ हाफ, इसको कई बार ऐसा म्यू से लिख देते हैं, म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी with respect to center of mass for a two particle system. टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, है ना. तो इसी को आप एक पॉइंट के फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर. ना भी याद रखो तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में दो पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो हाफ, ये जो म्यू है, व्हाट इज म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. आगे कुछ जगहों पे और यूज करेंगे. इस टर्म को रिड्यूस्ड मास कह रहे हैं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए सिंपल होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो इट इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर. ठीक है. तो एक तो अपन ने ये चीज सीख ली कि दो पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी ये आती है ना. जो आपने यहाँ निकाली थी ना, आप इसको यहाँ से चेक भी करके रख सकते हैं कि ये टर्म इतनी ही आएगी. ये 96 जो टर्म आई थी वो इतनी ही है. और दूसरा एक चीज ध्यान से देखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानते हुए जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो क्या आती है, हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल क्या आती है, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. इसको कई बार ये भी कहते हैं, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इफ पार्टिकल्स आर मूविंग. अगर पार्टिकल मूव हो रहे हो तो ये सिस्टम की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल. दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. ये कई बार अपने को काम आता है, अभी अपन इसको यूज करेंगे, है ना. कुछ एक फिक्स टाइप के सवाल है, उसको अपन सीखेंगे, उसमें ये टर्म्स यूज होगी. वैसे आप अगर इसको यूज ना भी करो तो जो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाए हैं ऐसे वाले, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं. सुनना सवाल क्या होता है. हेडिंग लगाएंगे, आपके मॉड्यूल में आगे चल के दिया है बट मैं इसको यहीं पढ़ाता हूँ. वो है टू ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम. टू ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम. पहला क्वेश्चन, एक सिंपल सा सवाल लेते हैं. कि एक गिवन इंस्टेंट है जिसपे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है. इसका मास m है, इसका मास 2m है. स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ठीक है. अचानक से इस ब्लॉक को इधर की तरफ v वेलोसिटी दे दी, है ना. v, इसकी वेलोसिटी 0 है. एक्सटर्नली कुछ अचानक से इसको धक्का मार दिया होगा, इसको v वेलोसिटी देगी. नहीं, ये स्मूथ सरफेस. ब्लॉक m is given velocity v towards right. m वाले ब्लॉक को v वेलोसिटी दी गई राइट की तरफ, है ना. तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम extension in the spring during
सब्सिक्वेंट मोशन में स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो सकती है? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 2m block ड्यूरिंग द मोशन। 2m वाले ब्लॉक की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है मोशन के ड्यूरिंग? क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? कि दो ब्लॉक रखे हुए थे नेचुरल लेंथ में, राइट वाले ब्लॉक को मैंने अचानक से v वेलोसिटी दे दी, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे और ये रुका हुआ है। तो ये बातें आपसे पूछी गई हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। अच्छा, क्या होगा पहले फिजिकली सोच के देखो। ये ब्लॉक आगे जाने लगेगा क्योंकि इसको मैंने एक्सटर्नली से धक्का देके बस एक बार हल्का धक्का दे दिया, इंपल्स टाइप का। अब ये आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग को खींचेगा, तो स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को भी खींचेगी और ये ब्लॉक भी आगे जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसी कुछ मोशन होगी। फिर आगे क्या होगा हम इसको स्टडी करेंगे। फिर पता है और क्या होगा, जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो इस ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसी कुछ मोशन होगी। ये फिजिकल सिचुएशन सबको विजुअलाइज हो रही है क्या? ये फिजिकल सिचुएशन सबको विजुअलाइज हो रही है कि क्या होगा राइट वाले ब्लॉक को अचानक से, मान लो दो ब्लॉक ऐसे रखे हुए थे, मैंने राइट वाले ब्लॉक को ऐसे हाथ से धक्का मार दिया, तो आगे क्या होगा सबको ऐसे ऐसे सोचो कि दो ब्लॉक रखे हुए हैं, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और आप राइट वाले ब्लॉक को हाथ से धक्का मार देते हो बस एक बार, तो ये दोनों ब्लॉक आगे चलेंगे और सिस्टम आपको कुछ ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा। फील हो रहा है क्या? सिस्टम आपको कुछ ऑसिलेट होता हुआ दिखेगा और आगे जाता हुआ दिखेगा। सब लोग फील करके देखो पहले क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे। कि दो ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, अचानक से आपने इस ब्लॉक को दाएं तरफ धक्का मार दिया, तो आपको दिखेगा ये सिस्टम आगे भी जा रहा है और ऑसिलेट भी हो रहा है। पूरा सिस्टम ऐसा ऑसिलेट होता हुआ आगे जाएगा। सबको ये फील हो रहा है क्या कि सिस्टम ऑसिलेट होता हुआ आगे जाएगा? ठीक है, तो ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सिस्टम आगे भी जा रहा है और ऑसिलेट भी हो रहा है, दो मोशन एक साथ हो रही है। देयर इज ऑसिलेशन एंड देयर इज मोशन। इसीलिए हम इसको इसके सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठ के। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा? मैं अगर ग्राउंड की फ्रेम से ही देखूं तो क्या इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा हॉरिजॉन्टल में? सिस्टम क्या है, दोनों स्प्रिंग, दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग, क्या इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? सब लोग, क्या इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? कैसे सोचते हैं? तो देखते हैं क्या सिस्टम पे कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में। प्रियांशु कह रहा है नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? अभी के बाद सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो द लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। पहली बात, सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, सो द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। हाँ, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का मोमेंटम चेंज होगा, है ना? अच्छा, क्या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? बोलो, क्या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? सब लोग सोचो साथ साथ। यस। क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट इज कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। इस यहां तक की मेरी बात में किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब सब लोग मुझे एक एक जने का आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल के बताओ। सब लोग मुझे इसके सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल के बताओ इस इंस्टेंट पे। हर इंस्टेंट पे सेम रहेगी,
कि भाई यहाँ से v लग रहा है, इस ये v से जा रहा है, ये इस इंस्टेंट पे रुका हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो? सबका आंसर चाहिए मुझे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। गुड शैली। विकास बहुत अच्छे, गुड। जूही गुड। प्रियांशु गुड। युक्ता गुड। सोजल गुड। सृष्टि बेटा एम से एम कैंसिल हो जाएगा सृष्टि। अरे भाई एम से एम कैंसिल कर लो, v/3 गुड। मैं प्रिंस अवधेश सही है, सही है, अब तक सबके सही है। जल्दी जो लोग बचे हुए हैं वो भी लिखिए। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तौसिफ by4 कैसे आ रहा है बेटा? by3 आएगा। खुशी v/3। हाँ खुशी v/3। ठीक है, बिल्कुल 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 सब लोगों के आंसर सही है, बिल्कुल सही है भाई, v/3 आएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम एक ऑब्जर्वर मानने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम वाला। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/3 और ये कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम एक ऑब्जर्वर मानेंगे जो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठा। सुन, मैं इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से सॉल्व करूंगा। क्यों सॉल्व करूंगा? क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि इसकी मोशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये चल भी रहा है आगे और ऑसिलेट भी हो रहा है। इसकी मोशन कैसी है? दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, ये आगे भी जा रहा है और ऑसिलेट भी हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठ जाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं एक ऑब्जर्वर मानता हूं जो इसकी सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। m और 2m, ये m है, ये 2m है। मैं एक ऑब्जर्वर मान रहा हूं जो इसकी सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठा हुआ है और इसकी खुद की स्पीड है कितनी? v/3। ठीक, कितनी है? v/3। अब मैं देखो दोनों ब्लॉक की इनिशियल इंस्टेंट पे स्पीड लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। तो ये जा रहा होगा 2v/3 से और ये जा रहा होगा पीछे की तरफ v/3 से। ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि 2m वाला रुका हुआ था तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो v/3 से पीछे जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद v/3 से आगे जा रहा है और वो v से जा रहा था, तो सेंटर ऑफ मास भी v से जा रहा है, तो वो 2v/3 से जाता दिखेगा। ये इनिशियल स्टेज है नेचुरल लेंथ वाली। देखो ध्यान से, सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 है। ये सबको दिखा? सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 है। देखो ये 2m/3 इधर, ये 2mv/3 इधर, mv/3। ये दोनों में कोई मोमेंटम कैंसिल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या होता है? 0। और अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे। मैंने क्या बताया? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम हमेशा 0 होता है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 होता है। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ये दोनों ब्लॉक दूर दूर जा रहे हैं और ये दोनों कुछ टाइम बाद अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। सिस्टम ऑसिलेट हो रहा है ना, तो इसको दिखेगा कि दोनों कुछ टाइम के बाद अपनी अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच गए और दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई एक साथ। एक की 0 नहीं हो सकती, दोनों साथ साथ 0 होंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 होगा। ये सारे डायग्राम में बना रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू 0 पे या इनिशियल इंस्टेंट पे फर्स्ट डायग्राम है, जब मुझे दिखा दोनों सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 2v/3 और v/3 से जा रहे थे। दोनों दूर दूर जा रहे थे, दूर दूर जाके कहीं तो रुकेंगे। यहाँ जाके दोनों की वेलोसिटी 0 हुई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। दिस इज सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम, फिर वापस आएंगे। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वापस आएगा v/3 से और ये वापस आएगा 2v/3 से। फिर ये कंप्रेस होगा,
दोनों फिर से रुक गए और फिर पांचवा डायग्राम बनेगा जब ये फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ये 2m और ये m, ये फिर से इधर v/3 से जा रहा होगा, ये फिर से इधर 2v/3 से जा रहा होगा। ये इसका एक पूरा साइकिल है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, यहां से 1 से 5 तक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। मैं आपको सीधे इसकी ट्रिक भी बता सकता था, बट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अच्छा क्वेश्चन आएगा वो कभी ट्रिक से नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि पूरी की पूरी साइकिल, ये v/3 से जा रहा था, ये 2v/3 से, ये कैसे निकाला? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी, दोनों साथ साथ जीरो क्यों हुए? क्योंकि हर इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो अगर एक का मोमेंटम जीरो हो गया तो दूसरे का भी जीरो होगा। दोनों साथ साथ रुके, फिर दोनों साथ साथ अंदर आए, ये फिर से नेचुरल लेंथ पे आ गए। ये इधर अंदर v/3 से आ रहा है, ये अंदर 2v/3 से आ रहा है, फिर दोनों अपने यहां पहुंचे और फिर दोनों नेचुरल लेंथ पे। मैं अगर इनके नाम दूं तो ये नेचुरल लेंथ है, ये कंडीशन है मैक्सिमम एक्सटेंशन की, तो बिल्कुल दूर दूर जाए पहुंच गए। ये फिर से नेचुरल लेंथ है, ये कंडीशन है मैक्सिमम कंप्रेशन की, मैक्सिमम कंप्रेशन, और ये फिर से नेचुरल लेंथ। तो ये केस है जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ये केस है जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? जब मैं कहूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, या मैं कहूं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो हुई मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। बोलो भाई, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन इज दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो जाए, या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो हो जाए। एक तरीका ये कह सकता हूं, या मैं कहूं तो उन दोनों के लिए अपन कहें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाए। बोलो, ये पांचों डायग्राम समझ में आ गए क्या बनाया मैंने? सोच लो अच्छे से एक मिनट। ऑल द वेलोसिटीज आर रिटन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन क्या होगी, कब होगा या कितना होगा मैक्सिमम। देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होगा जब ये कंडीशन है, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ध्यान से देखना, अब मैं यूज कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, U initial plus K initial equal to U final plus K final। मुझे ये पता चल गया है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, ये लॉजिकली सीख लिया मैंने। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो U इनिशियल तो जीरो था, K इनिशियल था, याद करो K इनिशियल कितना था, हाफ mv स्क्वायर। U फाइनल स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस के फाइनल। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो हाफ इंटू, एक मिनट ऐसे नहीं, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल तो मैंने सिंपली लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और बेटा आपने कहा कि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला केस है, इसीलिए ये टर्म जीरो होगी। मैंने कहा था ना ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये टर्म क्या हो गई, जीरो। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। ये अपन ने यहाँ प्रूव भी कर लिया, बस हो गया अपना काम। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू सेंटर ऑफ मास के लिए पूरा मास कितना 3m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/3। मतलब ये एनर्जी गायब हो गई,
सोच के देखो, ये वाली एनर्जी जो थी ये गायब हो गई। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये बाद की पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म 0 हो गई, ये बची बाद की काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करें तो क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से, mv स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय 3, यही बच रहा है। ठीक है, तो कितना बचा ये, टू mv स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2mv स्क्वायर बाय 3k का अंडर रूट। दिस इज x, मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम कंप्रेशन भी यही है, मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्म में यूज करेंगे। ये मैंने आपको तरीके से लिख के बताया, मैं इसका आपको एक सिंपल मेथड से लिखना भी सिखा दूंगा, इसी चीज को लिखूंगा दूसरे तरीके से, इसी चीज को लिखूंगा दूसरे तरीके से। आप सोच के देखो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा आपसे कि इतनी काइनेटिक एनर्जी थी और मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन कब होता है, जब ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो सिर्फ ये बचती है। तो इसमें से इसको माइनस करना, जो काइनेटिक एनर्जी गई वही कहाँ चली जाएगी, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू 0। या मैं आपसे कहूं तो जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आती है, देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास थी वही कहां चली गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन से ऐसा दिखा। अब सोचो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से क्या दिखेगा, कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से पहले सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी थी दिस इज, और बाद में वो कहां चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी को मैंने आपको दो पार्टिकल के लिए लिखना सिखाया, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ठीक, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m और m के लिए ये आ गया अपने पास 2m/3 इंटू वी रिलेटिव। बेटा जो वी रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। वी रिलेटिव इन दोनों ब्लॉक का कितना है, v है ना, किसी भी फ्रेम से निकालो वी रिलेटिव सेम आएगा, यहाँ भी v आएगा, यहाँ भी v ही है, कहीं से भी निकालो सेम आएगा। तो हाफ इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। सीधा ये एक्सप्रेशन लिखोगे और ये कैंसिल हुआ और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2mv स्क्वायर अपॉन 3k का अंडर रूट। देखो सेम आंसर आएगा बिना पूरा एक्सप्रेशन लिखे। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सीधा ये सोचा कि क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी थी जो बाद में 0 हो गई, वही कहाँ गई, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में। और सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में दो पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यही लिखी जा सकती है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो अगर आपको ये लिखना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ किए। बात समझ आई, जैसे कल को मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं इसी टाइप का, इस ट्रिक को अगर यूज करना चाहो तो, ये 2m है और ये मान लो 3m है, इसकी वेलोसिटी v हो, मैं आपसे पूछूं ये भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, मैं आपसे पूछ लूं फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो कहानी तो पूरी वही है, आप लॉजिक लगाओगे कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, जब
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम वाली पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप सीधा लिखोगे कि हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज maximum potential energy in the spring or maximum extension in the spring. This will be equal to kinetic energy of system with respect to center of mass. और इसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इसको रुका हुआ मत मानो, मान लो ये भी पीछे की तरफ v से जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी दे रखी, वो आगे v से जा रहा है, ये भी आगे v से जा रहा है। ठीक है, तो बस ये वैल्यू निकाल लीजिए। हाफ म्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2m इंटू 3m अपॉन 5m, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 6m/5 इंटू वी रिलेटिव, इन दोनों का रिलेटिव कितना आएगा? 2v का स्क्वायर। दिस इज kinetic energy with respect to center of mass and it is equal to half kx square। हाफ से हाफ कैंसिल होगा, यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 24 mv स्क्वायर अपॉन 5k का अंडर रूट। ये रहा आंसर, 24 mv स्क्वायर अपॉन 5k का अंडर रूट। वैसे भी आप सोचो तो एक ही बात है ना। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली सोचना सिखाया कि जो लॉस हुआ वो ये हुआ, ये इस तरफ चला गया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को ऐसा ना लिखना अच्छा लगता हो, इससे सीधे सवाल हो जाते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन वाले, तो वो ये चीज को सोच सकता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों रुक रहे हैं, तो आप ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सोच सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों रुक गए, सॉरी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों रुक गए, इसका मतलब आप दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही जा रहे हैं, ऐसा। अब एक चीज यहां ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी था कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 2m ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। मैंने ये 5 डायग्राम ड्रॉ किए हैं ना, मैं इन पांचों में एक एक वेलोसिटी और लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्रीन से लिख रहा हूँ, है ना। ग्रीन वाली वेलोसिटी कहाँ के रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्रीन वेलोसिटी जो भी लिखूंगा मैं ग्रीन पेन से, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सारी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है v/3। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये v से जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है। सेंटर ऑफ मास v/3 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, मतलब ये इधर v/3 से जा रहा है और ये भी इधर v/3 से जा रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। फिर सेंटर ऑफ मास खुद v/3 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये v/3 से जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी 0 है ना, और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ है, सॉरी एक मिनट, 0 नहीं है, ये 2v/3 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये इस तरफ है v/3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी ये दे रखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर v/3 है और इसकी वेलोसिटी भी इधर v/3 है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस इंस्टेंट पे वही चीज रिपीट हो गई, तो इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी v। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखा मैंने? मुझे इस हर केस में ये पता है कि सेंटर ऑफ मास इधर v/3 से जा रहा है। तो ध्यान से मैं एक करके बता रहा हूँ, देखते चलिए। सेंटर ऑफ मास v/3 से, सिर्फ ब्लैक वाले देखना, सेंटर ऑफ मास v/3 से जा रहा है और सेंटर ऑफ मास को दिखा कि ये 2v/3 से जा रहा है और ये v/3 से जा रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगी भाई? एक ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ये इतने से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, तो इसमें इधर ऐड करो v/3, तो ये v और ये इधर ऐड करो v/3। ठीक है, तो ये हो गया 0। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हर जगह ऐड कर दो, ब्लैक वाले में यही होता है ना कि अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी हुई है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐड कर दो, ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में हर जगह सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूं तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलती चलेगी। तो ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास v/3 से जा रहा था, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो दोनों में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दी। तो ग्रीन वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में v/3 से जा रहा था, सॉरी सेंटर ऑफ मास v/3 से जा रहा था, ये इधर जा रहा है 2v/3 से, तो राइट साइड v/3 ऐड करो तो इधर बचेगा v/3, ये जा रहा है v/3 से, इधर ही तरफ ही v/3 ऐड करो तो 2v/3, सब में राइट साइड v/3 ऐड कर दो ब्लैक वाले में, तो v/3 इसमें भी ऐड करो 2v/3 और में ऐड करोगे तो ये v और ये z। मतलब ये जो ब्लैक वाली वेलोसिटीज लिखी थी मैंने वो कहाँ से लिखी थी? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जो ग्रीन वाली वेलोसिटीज लिखी हैं वो लिखी हैं मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहाँ से लिखी हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। डाउट किसी को कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज हैं, उसमें कोई डाउट किसी को? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख के उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दो हर जगह, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। अब मैं एक चीज आपको देखने को कह रहा हूँ, सारे डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखिएगा, क्या 2m वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या 2m वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नहीं हुई। ये जीरो थी 2m वाले की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कभी जीरो हुई नहीं। कैसे? ये देखो, ये जीरो था, ये इधर जा रहा था v/3 से, फिर ये इधर ही जा रहा था 2v/3 से, फिर इसकी स्पीड कम होके v/3 हुई, फिर वो जीरो हो गई। तो वो जीरो से जीरो हुई और हर तरफ एक ही तरफ जाती रही। तो मैं पूछूं यहां से यहां के ड्यूरिंग इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या थी? तो जीरो। उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या थी? जीरो। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी? तो ये रही बेटा, इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम, क्योंकि बाकी टाइम पे इससे कम थी और उसके बाद हमेशा इससे कम ही आएगी। दिस इज द इंस्टेंट व्हेन इज वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। जब राइट वाला मैक्सिमम होगा और उसमें ये मैक्सिमम ऐड हो जाएगा तो ये मैक्सिमम मिल जाएगा। तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2m और दिस इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2m। तो जो अपना दूसरा पार्टिकल है उसके लिए एक्चुअली ये डायग्राम बनाना जरूरी है। तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी दैट इज 2v/3 और मिनिमम वेलोसिटी आएगी वो जीरो। m वाले ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहीं चेंज हुई क्या? m वाले ब्लॉक की, क्या m वाले ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहीं चेंज हुई? ग्रीन वाले देखो, ग्रीन वाले जमीन से देख रहे हैं, क्या m वाले ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई? बिल्कुल हुई। देखो इधर है v से, कम हुआ v/3 और अब इधर की तरफ हो गया v/3। इसका मतलब यहां से यहाँ के बीच इधर जाके कहीं रुका होगा और फिर घूमा होगा, फिर इधर से v/3 मतलब यहाँ से भी घूमा होगा। इसका मतलब m वाले पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। कहाँ हो रही है? कहीं यहाँ से यहाँ के बीच, कहीं यहाँ से यहाँ के बीच उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो रही है, दैट इज जीरो। और मैक्सिमम क्या है? वो तो v के बराबर है। मैक्सिमम क्या है? v के बराबर। तो कई बार ये पूछ लेते हैं, बताओ इस ड्यूरिंग इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी या मिनिमम वेलोसिटी क्या थी? तो अपने को ये डायग्राम बना के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना आना चाहिए, उस केस में चीज काम आती है। अदरवाइज जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो अपन सीधा ऐसे बता सकते हैं कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो था वही किसमें चेंज हो गया? स्प्रिंग एनर्जी में। तो मैं इसको समराइज करके अगर लिखूं सिर्फ मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, जो मोस्टली पूछा जाता है कि ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन
और मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन के ड्यूरिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो कि ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 0 होती है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 0 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होने का मतलब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। ये मैं आपको एक बार काइनेमेटिक्स में भी समझा चुका हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि बोथ पार्टिकल्स मूव विथ सेम वेलोसिटी और किसके इक्वल, सेंटर ऑफ मास की, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जमीन से देखेंगे तो ये केस तब होगा जब दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होगी। मतलब देखना ध्यान से, मैं एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेके समझा रहा हूँ। क्या कहा मैंने कि अपने पास दो ब्लॉक दिए हुए हैं, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ गया 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन के ड्यूरिंग क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप कहोगे सर जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मान लो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये खुद ऑब्जर्वर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसको दिखेगा दोनों ब्लॉक रुक गए। तो आप सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से जब सॉल्व करने जाओगे तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी थी वही कहाँ चेंज हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे अगर, तो आप कहोगे ये दोनों ब्लॉक्स उस टाइम पे सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। 3 kg और 2 kg के ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जा रहे हैं। ये दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कब, ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन। कंप्रेशन में भी सेम कहानी बनेगी। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो हमें दिखेगा कि दोनों रुक गए हैं, और अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें दिखेगा दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जा रहे हैं। दोनों कैसे जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और वो कितनी है, देखो हाफ, दोनों को लिखो तो ये आ जाएगा हाफ m इंटू VCM स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप दोनों के लिखो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 VCM स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू VCM स्क्वायर, तो हाफ इंटू m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो VCM, दिस इज ऑल्सो VCM, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ गई क्या मैं क्या बता रहा था। इस टाइप के सवाल सबको समझ में आ गए। इनिशियली अपने को दोनों पार्टिकल के बारे में दे रखा हो और अपने से पूछा हो स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, क्या सब लोग बता देंगे, जल्दी बताइए। सीधे यहां से भी बता सकते हैं, सीधे जो ये चीज मैंने आपको बताई डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं कि हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। इससे भी सीधे बता सकते हैं, एक ही बात है।
मैंने बताया आपको दोनों फ्रेम से देख के कि क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। एक में आपको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखा तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में दोनों रुक गए, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ चेंज हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ग्राउंड की फ्रेम से देखा तो मैं कहूंगा कि दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी है और दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वही है जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो लॉस क्या हुआ, वही तो लॉस हुआ। ये सोचो ना, ग्राउंड की फ्रेम से देखें तो लॉस यही हुआ और यही कहा गया। इसमें तो कहीं से भी देखो लिख तो तुम एक ही बात है। तो ये टू ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम का पहला केस था जिसमें अपन ने ये सीखा कि अगर एक ब्लॉक या दोनों ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी जाए तो अपन स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालेंगे। सबसे ज्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है ना। और ये पांचों डायग्राम भी आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ब्लैक वाले जो डायग्राम है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है, जो ग्रीन वाली वेलोसिटीज लिखी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी है। अब देखिए इसमें एक दूसरे टाइप के सवाल आते हैं जो कंपेरेटिवली सिंपल होते हैं। ये M1 M2 दो ब्लॉक है, मास सेम हुए तो मास सेम रख देंगे। मास सेम हुए तो मास सेम रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, M1 इक्वल टू M2 हो जाए। क्या दिक्कत क्या है उसमें, मास सेम हुए तो, डिफरेंट हुए तो दिक्कत होती है, सेम में तो M1 इक्वल टू M2 रख देना। ठीक है, चलो ये स्प्रिंग है जो भी कंप्रेस्ड है, इसकी लेंथ भी है L माइनस एक्स नॉट, फिर L इज द नेचुरल लेंथ कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। स्प्रिंग जो है वो एक्स नॉट से कंप्रेस्ड है, उसकी लेंथ दिखा भी रखी है L माइनस एक्स नॉट। स्मूथ सरफेस है, सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम क्या हुआ, रिलीज किया गया। तो आपसे पूछते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड velocity of individual blocks, find displacement and velocity of individual blocks till spring comes to natural length। स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो उस टाइम तक इंडिविजुअल ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी और इंडिविजुअल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। दोनों ब्लॉक, एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा। क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि इनका सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। मैं जैसे इसको रिलीज करूंगा तो M1 लेफ्ट में जाएगा, M2 राइट में जाएगा, इनका सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। बोलो भाई क्यों, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, है ना। तो बस ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं जब सेंटर ऑफ मास की मोशन सिखा रहा था। तो पहले की कंडीशन ये दे रखी है, ये L माइनस एक्स नॉट है, बाद में स्प्रिंग कुछ खिंच गई है, तो सॉरी नेचुरल लेंथ में आ गई है, मतलब ये इधर x1 चली है, ये इधर x2 चली है। ये मास m1 है और ये मास m2 है, ये डिस्टेंसेस हैं x1 x2, है ना। अभी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये ब्लॉक इधर v1 से जा रहा है, ये ब्लॉक इधर v2 से जा रहा है। सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन,
तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या कहती है कि दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये पहली इक्वेशन हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या कहती है कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वही कहाँ गई, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये क्या थी, स्प्रिंग एनर्जी, यही कहाँ चली गई, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। half m1v1 square plus half m2v2 square. This is second equation. This is momentum conservation, this is energy conservation. v1 उठा के यहाँ रख देना, आपको v2 का आंसर आ जाएगा, v2 उठा के रख देना, v1 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप v1 v2 निकाल सकते हो, जो आपका दूसरा पार्ट है, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने को v1 v2 आ जाएगा। ठीक, और अब वो x1 x2 भी निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं टोटल लिखूं डेल्टा xcm इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, m1 इंटू माइनस x1, ये 1 का हो गया डिस्प्लेसमेंट, प्लस m2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। और दोनों मिलके कितना चले हैं, एक चीज आपको दिख रही होगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू x0, दोनों मिलके चले हैं x0। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। ऐसे ही x2 भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास नहीं चला, दोनों मिलके x0 चले, तो m1 कितना चलेगा, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x0। m2 कितना चलेगा, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x0। बात समझ में आती है, ये x1 आ गया, सिमिलरली x2 विल बी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x0। तो ये तो अपने को पहले से ही आता है करना, ये भी अपने को पहले से आता है, ये केस अपने को पहले से आता है। अगर अपने को ये दे रखा हो कि ये स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड है और इसको जस्ट रिलीज कर रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों ब्लॉक कितना कितना चलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को, या आता है अपने को? बोलो भाई। और अब इसमें तीसरे टाइप, सबसे पहला जो बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। अब इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें फोर्स लगा देते हैं। क्या आपसे कहेंगे कि ये दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था, ये m है, ये 2m है, ये k है, इस पे F फोर्स लगा देते हैं। अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है, अभी भी ये आगे जाएगा और ऑसिलेट भी करेगा, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, है ना। फिर से इसको सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में ही, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम नहीं है, बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फ्रेम। क्वेश्चन आपसे वही पूछा है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाए। देखना ध्यान से, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। सबको ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में क्यों सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 0 होती है सिस्टम की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा फोर्स अपॉन टोटल मास। एसीएम यही होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, पूरे सिस्टम को साथ मान लो। तो मेरे पास एक फ्रेम मिल गया मुझे, अगर मैं दोनों ब्लॉक्स का सेपरेट डायग्राम बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इस पे इधर की तरफ F फोर्स है ना। एक ऑब्जर्वर माना मैंने जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, F अपॉन 3 है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स पे सूडो फोर्स भी आएगा, मानते हो ना। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पे भी सूडो फोर्स आएगा, इधर की तरफ कितना आएगा, F सूडो फोर्स
मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर f/3, ये सूडो फोर्स है, और इस पे भी सूडो फोर्स आएगा इस तरफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 2f/3। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इस पे नेट फोर्स भी इधर की तरफ ही है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, कितना 2f/3, और इस पे देखो f इधर और f/3 उल्टे में, तो इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ 2f/3। दिस इज नेट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो मैंने कहा था ना सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में फोर्स 0 आता है, देखो दोनों फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, और ये दोनों नेट फोर्स कैसे हैं, एक्सटर्नल फोर्स और सूडो फोर्स का कॉम्बिनेशन। यहां तक कोई डाउट किसी को कि दोनों ब्लॉक्स पे जो नेट फोर्स है वो एक पे आएगा राइट की तरफ 2f/3, एक पे आएगा लेफ्ट की तरफ 2f/3 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और दोनों का सम 0 हो तो इक्वल अपोजिट फोर्स आएंगे। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग वाज इन नेचुरल लेंथ। मैंने ACM निकाला, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैंने दोनों के लिए सूडो फोर्स लिखे, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि दोनों पे नेट फोर्स क्या आएगा। सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑपोजिट में, तो पहले वाले पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ आया f/3, दूसरे वाले पे पीछे की तरफ आया, दिस इज सूडो फोर्स। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए। सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में, और ये खुद तो रुका हुआ है। अब देखना, ये सिंपल सवाल हो गया, बताऊं कैसे? देखो, तुम्हें क्वेश्चन पहले सॉल्व करना आता, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से कि एक ऑब्जर्वर है जिसको ये दिख रहा है कि इस पे इधर की तरफ नेट फोर्स है 2f/3, और इस पे भी इधर की तरफ फोर्स है 2f/3। मैं तुमसे पूछूं बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? तो मान लेते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन ये लेके जाएगा x1 और ये लेके जाएगा x2। जहां जाके मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वहां भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और अभी भी वेलोसिटी क्या थी, 0। और जो टोटल एक्सटेंशन हुआ, टोटल एक्सटेंशन, राइट वाला x1 गया, लेफ्ट वाला x2 गया, तो टोटल एक्सटेंशन इज x1 प्लस x2। तो जो भी एक्सटेंशन हुआ वो कहाँ गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। बेटा इसको कंपेयर करके देखो इस केस से, जो मैंने आपको अफवा एनर्जी में कहा कि एक ब्लॉक है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा, तो बताओ ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? तो आपने क्या किया था, आपने कहा था जहां मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वहां वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपने कहा था सर ये x डिस्टेंस तक वर्क करेगा, तो f इंटू एक्स वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ था, x की वैल्यू आई थी 2f/k, याद है क्या? जल्दी बोलो, याद है ना? तो वही तो कहानी है कि फोर्स का वर्क कहाँ जा रहा है, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में। फोर्स का वर्क कहाँ जा रहा है, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में। तो दोनों फोर्स का वर्क निकाल लो, तो आप लिखोगे 2f/3 इंटू x1 राइट वाले फोर्स का वर्क, प्लस 2f/3 इंटू x2 लेफ्ट वाले फोर्स का वर्क, दोनों फोर्स का वर्क इक्वल टू, ये वर्क कहाँ गया, हाफ के टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस का वर्क इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर यहां से देखो तो 2f/3 कॉमन आ रहा है, और x1 प्लस x2 कैंसिल हो जा रहा है, ये बच रहा है k/2 इंटू x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 की एक टर्म कैंसिल हो गई है ना, कॉमन लेने के बाद इधर बचा x1 प्लस x2, इधर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4f/3k। यही आपसे पूछा गया था, मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 प्लस x2 टोटल एक्सटेंशन, तो आंसर आ गया 4f/3k।
3K। इसमें अपन ने क्या किया, ACM निकाला, उसके रिस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वर माना और उस ऑब्जर्वर के लिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मतलब उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैंने क्या लगा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरी। तो इन दोनों का जो वर्क गया वो कहाँ गया, दोनों फोर्सेस का, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में तीन फॉर्मेट के, सॉरी टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में तीन फॉर्मेट के सवाल मिलते हैं। एक फॉर्मेट जिसमें फोर्स लगा, हो सकता है दोनों तरफ फोर्स लगा दें तो भी ऐसे ही करेंगे। ACM निकालेंगे, दोनों पे स्प्रिंग के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फोर्स निकालेंगे, वो इक्वल आएंगे और सॉल्व कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक इसमें एक्सटेंशन दिया हो और एक जिसमें एक ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी, जिसको मैंने सबसे डिटेल में डिस्कस किया कि ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछते हैं वैसे, है ना। ये तीन फॉर्मेट के सवाल आते हैं टू ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम में। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कि सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो हमें सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो दिखता है, सिस्टम पे नेट फोर्स हमेशा जीरो दिखता है और हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को लिख सकते हैं। ये उस थ्योरी पे बेस्ड था ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये टॉपिक के फॉर्म में भले ही मैंने पढ़ाया है, बट दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का पार्ट यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट टर्न से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोलिजन। और एक्चुअली वो भी सेंटर ऑफ मास की मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज है। कोलिजन इज एक्चुअली यूज बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है।